हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक दोनों के रिजल्ट्स आए हैं और उनका हम रिजल्ट्स में रिव्यू करेंगे और एचडीएफसी लाइफ में क्या लेटेस्ट एक अपडेट है उसको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, रिजल्ट आए हैं, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे, नेट प्रॉफिट आप देखिए 74,000 करोड़ का कंपनी के द्वारा प्रॉफिट ही हुआ है। पिछली बार जो था 67,845 करोड़ का प्रॉफिट था। रेवेन्यू आप देखेंगे 23% के हिसाब से यहां पर रिलायंस के केस में रेवेन्यू यहां पर बढ़े हैं, तो एक स्ट्रांग नतीजे आए हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि रिलायंस का जो शेयर प्राइस है पिछले, अगर आप 2-3 महीनों में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा। तो यहां पर ब्रोकरेजेस के जब मैं बहुत रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो उन्होंने एक चीज को पॉइंट आउट किया था। जैसे मैं आपके सामने वो चीज दिखाता हूं। जैसे सितंबर 2022 को देखिए, मतलब 6 महीना 7 महीना पहले, उस समय में कंपनी का नेट डेट जो था ये 93,000 करोड़ के आसपास था। ठीक है, और जो पिछले साल मार्च में, ठीक है, वो डेटा भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। पिछले साल मार्च में जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था तो 34,815 का ये नेट डेट था। तो 34,000 करोड़ से डेट जो है वो बढ़ा और बढ़ के 93,000 करोड़ हुआ और दिसंबर 2022 में 1.1 लाख करोड़ हो गया। अब देखिए, 1.1 लाख करोड़ का मतलब, जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, एक बैंक का मैं थोड़े दिन पहले रिव्यू कर रहा था जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। पूरी बैंक के अगर मैं एसेट्स या जो लोन को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो हो जाता है 1.5 लाख करोड़ के आसपास में, और यहां पर 1.1 लाख करोड़ का सिर्फ रिलायंस का नेट डेट है। तो आप सोच सकते हैं कितना सारा डेट है। लेकिन दूसरी चीज आप ये भी सोचिए कि कितनी बड़ी कंपनी रिलायंस खुद है। कुछ बैंक से तो इनफैक्ट जो है इनका डेट ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। खैर, तो ये जो डेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था तो उसके कारण से मार्केट में वो थोड़ा सा क्वेश्चंस थे, उनको थोड़ा सा नर्वसनेस जो कहा जाता है ना, वो था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में जैसे अभी जो खत्म हुआ है, वहां पर नेट डेट हमको कहीं वहीं का वहीं देखने को मिल रहा है, 1.1 लाख करोड़। अब ये डेट क्यों ज्यादा जो है रिलायंस की तरफ से बढ़ा? क्योंकि वो केपेक्स कर रहे हैं। अब केपेक्स भी जरूरी है। देखिए, किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो उनको क्या करना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपने बिजनेस में और ज्यादा पैसा लगाना है। तो यहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा केपेक्स किया था जियो के 5G के इन्वेस्टमेंट में, जिसके कारण से ये जो अचानक से जो डेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जहां पर उन्होंने 2300 जो शहरों में वो लोग गए, फिर पूरे भारत का कवरेज उन्होंने किया हुआ है। तो ये 5G पर उन्होंने एक बहुत बड़ा एक तरीके से बेट लिया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक जो है उनकी तरफ से खर्चा हुआ है, फिर रिटेल में उनकी तरफ से खर्चा हो रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से जो डेट है वो बढ़ गया था। लेकिन अब जो डेट है थोड़ा, वो कहते हैं ना, एक स्टेबल लेवल पर आया हुआ है। नेक्स्ट, जो रिटेल का जो बिजनेस है वो अभी स्ट्रॉन्ग यहां पर कर रहा है। 30% उनका रेवेन्यू यहां पर जो है ग्रोथ हुआ है, और स्टोर काउंट भी अगर आप देखेंगे ये भी लगभग 60% के आसपास बढ़े हैं। डिजिटल में जो जियो का जो बिजनेस है, एआरपीयू बहुत ही जरूरी है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, समझ लीजिए आपके पास जो जियो का सिम है उससे रेवेन्यू कितना, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू कितना कमा रही है कंपनी, ये 178.8। ये जितना ज्यादा बढ़े उतना अच्छा है। तो ये 6.7% बढ़ा है। देखिए, बढ़ना चाहिए, जितना बढ़े उतना अच्छा है। फिर जियो में खर्चा भी कर रही है, 5G पर भी उनकी तरफ से जो है खर्चा हो रहा है। और पूरे भारत का अगर आप देखेंगे ब्रॉडबैंड 60% डेटा जियो के द्वारा ही अभी फिलहाल कैरी हो रहा है। तो ये जो है रिटेल और जो डिजिटल का जो बिजनेस है वो अपनी जगह में ग्रोथ कर ही रहा है। इस बार का जो रिजल्ट है वहां पर जो पुराना बिजनेस है ऑयल टू केमिकल, उसने भी यहां पर स्ट्रांग किया है, क्योंकि जो ऑयल की डिमांड बहुत ही मजबूत थी, तो रिफाइनिंग में उनको एक बहुत अच्छा यहां पर जो है मार्जिन और प्रॉफिट मिले। ऑयल टू गैस, यहां पर इस साल गैस के जो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो गैस रियलाइजेशन हुए, जो हमको जो ओएनजीसी या ऑयल इंडिया में जो देखने को मिल रहा है, तो जो रिलायंस का जो बिजनेस है उसको भी फायदा मिला। केजी बेसिन में भी अभी नया प्रोडक्शन भी अभी उनका शुरू होने का बात है। रेवेन्यू आप देखेंगे 120% बढ़ा है। इसका बहुत बड़ा कारण था कि जो गैस के जो प्राइसेस बढ़े हैं उसका इनको फायदा मिला था। तो ये ओवरऑल नतीजे पॉजिटिव आए हैं। और ब्रोकरेजेस का ऐसा मानना है कि जो नेट डेट वाला जो चीज था जिस पर हमने फोकस किया वीडियो में, 1.1 लाख करोड़ के आसपास ये पीक हो गया है, और आने वाले क्वार्टर में ये नीचे जा सकता है। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की रहेगी आने वाले क्वार्टर में कि ये कैसे अब नीचे जा रहा है। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा डेट बहुत ज्यादा हो तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा नर्वसनेस तो होता ही है। ठीक है, और हमने एज एन इन्वेस्टर पास्ट में भी हमारा एक्सपीरियंस रहे हैं कि बहुत ज्यादा किसी भी कंपनी के डेट हो जाते हैं तो फिर चिंता हो जाती है। ठीक है, तो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस भी रहे हैं, अच्छे खराब सब कुछ रहे हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे नीचे जा रहा है। तो ओवरऑल अपस्ट्रीम का जो बिजनेस है, ये वाला जो बिजनेस है ऑयल एंड गैस, ये एक बहुत मजबूत रहा है।
ऑयल टू केमिकल बिजनेस रिकवरी, क्योंकि अब कोविड के बाद से अब चीज़ें बहुत सामान्य हो गई हैं, यहाँ बिजनेस रिकवरी हुई है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जेपी मॉर्गन ने उनकी एनालिसिस की थी, जहाँ पर बुल केस मतलब बेस्ट केस में 80% से ऊपर का भी अपसाइड उन्होंने दिखाया है, लेकिन ये बिल्कुल मैक्सिमम है। और जो वर्स्ट केस है, जो बिल्कुल डाउनसाइड है, बियर केस, वो 13% का डाउनसाइड, कुछ 2000 के आसपास, और अपसाइड में मतलब उन्होंने 4000 रुपए, 4100 रुपए के आसपास का अपसाइड बताया हुआ है। लेकिन एक उन्होंने एक एक्सट्रीम रेंज दिया हुआ है। इससे ये पता चल रहा है कि अभी जो शेयर प्राइस है वो बियर केस के आसपास में दिख रहा है। बाकी गोल्डमैन जो है, उन्होंने जो फेयर वैल्यू अपनी जो रिसर्च से निकाली है 2890 की बाहर निकाली है। मोतीलाल ओसवाल ने 2800 की बाहर निकाली है कि जो है आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो यही रहने वाला है कि जो डेट है वो किस हिसाब से कम हो रहा है। बाकी जियो स्ट्रांग कर रहा है, ऑयल टू केमिकल, ऑयल टू गैस अच्छा कर रहा है। ओवरऑल एक मजबूत जो है नतीजे रिलायंस की तरफ से आए हैं, स्टेबल नतीजे कंपनी की तरफ से आए हैं। आने वाले टाइम में एक डेट ही एक चीज है जो है मॉनिटर करने वाली चीज रहने वाली है। तो ये जो फेयर वैल्यू ही निकाली गई, जरूरी नहीं है यही शेयर प्राइस आए, ये ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ एक आइडिया के लिए मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूं। आगे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट से पहले दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, पैसिव इनकम से रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट दोस्तों, अगर मैं खुद शेयर होल्डर हूं आईसीआईसीआई बैंक का, और मैंने लार्ज कैप में अगर पिछले 5 सालों में कुछ कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में देखा है कि जो टर्न अराउंड हुई है, तो वो आईसीआईसीआई बैंक टॉप की मैं कहूंगा 3 कंपनियों में बिल्कुल नाम रहने वाला है। लोग कहते हैं कि स्मॉल कैप में टर्न अराउंड देखो, लेकिन लार्ज कैप में आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले 5 सालों में बहुत टर्न अराउंड किया। 2022 मार्च का तो फिर भी बहुत अच्छा ये डेटा था, लेकिन 2018-19 में इतने अच्छे नंबर नहीं थे। जैसे आप कासा को ही देख लीजिए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अभी आप देख सकते हैं लगभग टोटल डिपॉजिट अगर आप देखेंगे 11% बढ़े हैं। कासा 4.4% का इंक्रीज हुआ है। टर्म डिपॉजिट 17% का इंप्रूव हुआ है। 11,808 करोड़ के इनके अभी टोटल जो है डिपॉजिट्स हैं। कासा रेशियो 43.6 है, जो कि कम हुए हैं और इनफैक्ट सभी बैंक से कम हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर्स है वहां पर वो प्रिफर कर रहे हैं। लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के डेटा कहते हैं 15-16% के हिसाब से पूरे भारत में लोन ग्रोथ हुई है। मैं अभी एक ही चीज देख रहा हूं कि कौन सी बैंक एटलीस्ट 16% के ऊपर से लोन ग्रोथ कर पा रही है। तो यहां पर जब मैं आईसीआईसीआई बैंक का ईयर ऑन ईयर लोन ग्रोथ देखता हूं तो ये 18.7% है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही मजबूत है। डोमेस्टिक बुक 20.5% है, बहुत ही मजबूत है। रिटेल लोन जो है 22%। ये सब जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। और आईसीआईसीआई बैंक में जो री रेटिंग हुई है, आईसीआईसीआई बैंक को मुझे अभी भी याद आता है उस समय में 250, 300, 350 उसी के ही जो शेयर प्राइस है उसके आसपास रहता था, और कभी भी स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता था हमको लगता था कि अरे ये तो बहुत ऊपर चला गया है। लेकिन कंपनी ने जो नए मैनेजमेंट जब आए थे तो उसके बाद से एक टर्न अराउंड किया है, और ये नंबर्स अभी यही बता रहे हैं कि टर्न अराउंड हो चुका है। अब इन नंबर्स को स्टेबल रखना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। एनपीएस आप देखिए कितने अभी कम हो गए हैं। एनपीए रेशियो देखिए, ये 0.76% है। ये बहुत ज्यादा हुआ करते थे। वो अभी 2023 मार्च, वो 2022 को 0.76 से अभी 0.48% हो गया। तो एनपीएस जो है वो गिर रहे हैं। ग्रॉस एनपीए आप देखेंगे 3.6 से 2.8 हो गया है। तो ओवरऑल आप यहां पर देख सकते हैं कि डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ मजबूत हुआ है। एनपीए का भी यहां पर ट्रेंड यहां पर गिर रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.48 है, जो कि बहुत ही मजबूत कही जाएगी, लेकिन अब उम्मीद है शायद वो नीचे जाना शुरू हो जाए। डिविडेंड भी बढ़ा है, 8 रुपए का डिविडेंड उनके द्वारा रिकमेंड हुआ है। पिछले साल 5 रुपए का डिविडेंड था, तो इस बार जैसे जैसे प्रॉफिट्स बढ़े हैं तो जो डिविडेंड है वो भी कंपनी के द्वारा, बैंक के द्वारा एक्चुअली में बढ़ा है। प्रॉफिट्स आप देखेंगे 32,000 करोड़ के आसपास को टच कर रहे हैं। पिछली बार 23,000 करोड़ के आसपास को टच कर रहे थे। ओवरऑल एक स्टेबल रिजल्ट्स हैं। जेएम फाइनेंशियल 1,115 का उन्होंने टारगेट दिया है या फेयर वैल्यू बाहर निकाली है। नुवामा ने 1,115 की ही फेयर वैल्यू बाहर की है। जेपी मॉर्गन ने 1,150 की फेयर वैल्यू बाहर की है। तो ओवरऑल जो 2 रिजल्ट हमने देखे, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, कोई पॉजिटिव सरप्राइज भी नहीं है। ओवरऑल एक स्टेबल नतीजे यहां पर आए हुए हैं 2 बड़ी लार्ज कैप कंपनीज के द्वारा में दोस्तों। अब बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ। देखिए, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हो रहा है, ठीक है। अब एचडीएफसी लाइफ को ओन करते हैं एचडीएफसी लिमिटेड, लेकिन वो तो अब मर्ज हो जाएंगे एचडीएफसी बैंक के साथ। तो आरबीआई के पास उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ डायरेक्शन मांगा था, ठीक है। अब आरबीआई की तरफ से डायरेक्शन आया है जिससे एचडीएफसी बैंक, क्योंकि अब वही ओनर एक तरीके से हो जाएंगे या फिर पेरेंट कंपनी वही हो जाएंगे, वो अपनी जो शेयर होल्डिंग है एचडीएफसी लाइफ में
50% से ज्यादा कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा ओवरहैंग जैसा भी था HDFC लाइफ में। कुछ जगह में मैं ऐसा भी सुन रहा था कि अगर वो अप्रूवल नहीं आता तो हो सकता था HDFC बैंक का जो स्टेक है और कम हो जाता। तो इससे क्या होती, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। लेकिन एक HDFC लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट अगर रहे, उनकी शेयर होल्डिंग 50% से ऊपर रखे, तो एक पॉजिटिव बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए HDFC लाइफ एक पॉजिटिव यहाँ पर एक चीज हुई है। मर्जर भी अभी ट्रैक में है। अगले 2-3 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जहां पर मर्जर से जुड़ी और ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है दोस्तों। और इन सब चीजों को हम कवर करेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी छोटे से वीडियो से। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।